गुसाई 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। नारेबाजी कर रहे ये लोग कोटा के इटावा पंचायत समिति के बोरदा गांव के रहने वाले हैं। नारेबाजी कर रहे लोगों में स्थानीय किसान के साथ साथ आम लोग भी हैं। दरअसल यहाँ अतिवृष्टि की वजह से फसलों के साथ साथ लोगों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बोरदा गांव के लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन गड़बड़ झाले की वजह से उन्हें उनका हक नहीं मिला। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गयी तो फिर ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वहाँ 60-70 मकान गिरे थे, पर जो गिरे हुए मकानों का उनको ले तो मुआवजा मिला नहीं। दूरी से ये किसान यहाँ पर आए हैं अपना किराया खर्चा करके, और कई चक्कर तहसीलदारों के काटे हैं। वो लिस्ट भी देने को तैयार नहीं है कि किनका मुआवजा मिला है, किनको मुआवजा नहीं मिला है। बीच सड़क पर बड़ा सा गड्ढा, उसके चारों तरफ बेतरतीब से रखे बैरिकेड्स और बड़े बड़े पत्थर किसी हादसे को दावत देते साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भरतपुर के सारस चौराहे से बिजली घर वाले गौरव पथ की है, जिसका हाल इन दिनों बेहाल हो चुका है। बताया जा रहा है कि गौरव पथ में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सारस चौराहे पर बीच सड़क पर बना ये गड्ढा तो इतना खतरनाक है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल बारिश की वजह से बीच सड़क पर यहाँ गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे को ठीक करने के लिए आनन फानन में उसे खोदकर बड़ा तो जरूर कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रशासन और निर्माण करने वाले ठेकेदार दोनों सो गए और अब ये हालत है कि यहाँ लोग आसपास से गुजरने वाले स्कूली बच्चों के टीचर और पेरेंट्स सब सदमे में हैं और किसी अनहोनी से डरे हुए हैं। सेंट पीटर स्कूल है, तो इसके जो मोस्टली बच्चे हैं वो इधर से राजेंद्र नगर और जवाहर नगर से ही आते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि वो छोटे छोटे बच्चे 8th 9th 10th के, उनको इतनी रिस्क है इसमें आने जाने के लिए। सरकार ने शराब बेचने के लिए एक समय सीमा तय कर रखी है, लेकिन राजसमंद के नाथद्वारा में सरकार के नियमों को शराब बेचने वालों ने ताक पर रख दिया। रात के 9:30 बजे हो या 10, नाथद्वारा कस्बा हो या फिर आमेट रोड, आसानी से लोगों को शराब मिल जाती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह तय वक्त के बाद भी लोग शराब खरीद रहे हैं। खास बात यह है कि तय वक्त के बाद शराब बेचने वाले मनमानी कीमत पर शराब बेचते हैं, जिससे उन्हें चोखा मुनाफा होता है। और यही वजह है कि वो नियमों को ताक पर रखकर दुकानें खुली रखते हैं। न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों से उदयपुर रेंज के आईजी हैरान हैं और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जिसने भी अपने काम में कोताही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तथ्य आप हमारे को बताइए, हम जांच कराएंगे। अगर उसमें किसी की नेग्लिजेंस है या इस तरह का कौन सी गाड़ी थी, क्या था, और इस तरह के अगर कोई इश्यूज है तो। प्रदेश में कोरोना फिर से फैलने लगा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने तो स्वास्थ्य महकमे की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान को परवान देने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। प्लान ऐसा कि न रजिस्ट्रेशन की चिंता और न ही लाइन में घंटों लगकर अपनी बारी का इंतजार। बस आपको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करना है और वैक्सीनेशन टीम आपके द्वार पर होगी। शर्त बस एक है, टीका लगवाने वालों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव कालरिया ने इस नई स्ट्रेटेजी को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान हमने चला रखा है, जिसमें हमारे जो स्वास्थ्य कार्मिक हैं वो घर पे जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीनेट करने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दूसरी डोज को लेकर लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी थी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी कई केस प्रदेश में आ चुके हैं, जिसे लेकर अलर्ट हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस पर वार करने का नया प्लान तैयार किया।
बेशक स्वास्थ्य विभाग की नई नीति कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर भूमिका निभाएगी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला अभी सुलझा ही था कि कुरुक्षेत्र में एक नया विवाद खड़ा हो गया। वहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की किताबों के एक स्टॉल को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद करवा दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि स्टॉल के जरिए एक खास धर्म का प्रचार किया जा रहा था और इसी का विरोध करने के लिए वीएचपी और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता स्टॉल के सामने जमा हुए, खूब हंगामा किया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। इससे पहले वहां तीखी बहस हुई। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंचे और बीच बचाव करने में जुट गए, लेकिन बात नहीं बनी। आरोप है कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय के दुकानदार को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में स्टॉल में रखे सामान को समेटना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध के बाद दुकानदार अपनी किताबें, पोस्टर्स, बैनर्स और परिवार के साथ पुलिस की सुरक्षा में वहां से चला गया। जुड़ी हुई राजधानी जयपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जर्मनी से आए एक युवक के संपर्क में आए थे 8 लोग। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 3 लोग। सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है वडोदरा में और बड़ी खबर यह है कि जयपुर में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक साथ 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जर्मनी से आए युवक के संपर्क में 8 लोग, ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, और क्या अपडेट है? जयपुर में करीब 6 महीनों बाद कोरोना विस्फोट हुआ है और एक साथ 25 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। इनमें 5 बच्चे भी जो है शामिल हैं और चिंता की बात यह है कि जो ओमिक्रॉन परिवार, जो संक्रमित परिवार था, उनके संपर्क में आने वाले भी लोग 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उनकी अब रिपोर्ट जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर कोई और वेरिएंट जो है वो है। इसके अलावा जो जर्मनी से एक शख्स आया था और उसके परिवार में भी 8 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो राजधानी जयपुर में संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से जो है वो फैल रहा है और उसके चलते लगातार नए मामलों में इजाफा जो है वो हो रहा है। हालांकि अब जो ओमिक्रॉन संक्रमित परिवार से जुड़े जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें जो है वो आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको पूरी तरह से आइसोलेट जो है वो किया जा सके। लेकिन राजधानी जयपुर में 6 महीनों बाद इतने सारे एक साथ केस आना बड़ी चिंता की बात जो है वो सामने आई है। इनमें सिम्टम्स देखे गए हैं या फिर एहतियातन इनके सैंपल्स लिए गए थे? देखिए, कुछ लोगों में सिम्टम भी है और क्योंकि ये लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में थे, इसलिए आज से स्वास्थ्य विभाग भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके लगातार सैंपलिंग कर रही है। तो इस सैंपलिंग में भी कई लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और ये जो लगातार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है और जो लोग पॉजिटिव आए उनकी भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और ये और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सौरभ। हरियाणा के करनाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन के परिवार में कार को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद बारात बगैर दुल्हन को साथ लिए ही वहां से लौट गए। लेकिन उनके लौटने से पहले वहां जबरदस्त हंगामा मचा। एक कमरे में मौजूद दोनों तरफ के लोगों ने शादी टूटने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। लड़की के घर वालों ने फॉर्च्यूनर कार दहेज में मांगे जाने का दावा किया। लड़की वालों ने आरोप लगाया कि लड़की के घर वालों ने उनसे दहेज में कार की मांग की, जिसके पूरा न होने पर लोगों ने शादी तोड़ दी। आपके पापा कह रहे हैं कि गाड़ी दो, 20 लाख रुपए तो कहां से दे देंगे हम? गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज की उन्होंने डिमांड की। दूसरी तरफ लड़के वालों ने दावा किया कि उनकी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं की गई, बल्कि वो तो शगुन के तौर पर दी हुई चीजों को भी वापस लौटा रहे थे। जिसके बाद लड़की वालों ने ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बताया गया कि दूल्हा साइंटिस्ट है और केंद्र सरकार की एक एजेंसी में काम करता है, जबकि दुल्हन भी पीएचडी होल्डर है। इसके बाद भी दहेज मांगे जाने के आरोप के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
इन्हें कही हम 10 लाख की गाड़ी देंगे, मैं खुद नाटा भाई हमने गाड़ी नहीं दी, मैं सौदेबाजी नहीं करता। हालांकि दोनों तरफ के लोगों ने इस मामले को सुलझाने की काफी देर तक कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक नर्सिंग होम में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इन लोगों ने मरीज की मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए वहां काफी देर तक हंगामा किया। इस हंगामे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें कई लोग एक के बाद एक अस्पताल में अंदर घुसते दिखाई दिए, जिन्होंने वहां मौजूद बाकी मरीजों को भी धमकाते हुए बाहर कर दिया। और इस दौरान उनमें एक आदमी ने कैबिन के दरवाजे पर जोर से लात मारी। फिर तो मानो सबको तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया। किसी ने वहां रखी कुर्सी तोड़ी तो किसी ने टेबल पर अपना गुस्सा उतारा। इन लोगों ने वहां लगे एक कांच को सही सलामत नहीं बचने दिया। हर कैबिन के सामने चकनाचूर कांच के टुकड़े नजर आए। एक पेशेंट को लेके आए थे जिसकी हालत काफी गंभीर थी, तो यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ वालों ने उसको ये बता दिया कि यहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा। इससे गुस्सा होकर शाम को लगभग 6:30 बजे 15 से 20 लोग आए हैं और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे आग बबूला लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें, प्रयागराज के जिस अस्पताल में तोड़फोड़ हुई वो असल में एक नर्सिंग होम था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारियों ने हवाई हमले के हालात में यात्रियों को बचाने की तैयारियां परखी। इसके लिए एक मॉक ड्रिल की गई, जिसका मकसद इन कर्मचारियों को ऐसे हालात में खड़े होने पर यात्रियों की जान बचाने की ट्रेनिंग देना रहा। इसके लिए रेलवे स्टेशन के एक हिस्से को चुना गया, जहां कुछ लकड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बीच से गीला कंबल ओढ़े सिविल डिफेंस के कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले। मॉक ड्रिल का हिस्सा रहे कर्मचारियों ने इमारत की पहली मंजिल पर फंसे यात्रियों को नीचे उतारने की भी ट्रेनिंग ली। ऐसा करने के लिए एक आदमी को रस्सी से बांधकर स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया, जिसे नीचे उतारने के लिए कुछ कर्मचारी इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गए और उनमें कुछ नीचे रहे। फिर धीरे धीरे उस आदमी को नीचे की तरफ रस्सियों की मदद से खींचा गया। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने घायल यात्रियों को चादर पर उतारने की ट्रेनिंग भी ली। इमरजेंसी के हालात में यात्रियों को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के इन कर्मचारियों ने कई दूसरे तरीके भी आजमाए। वॉलंटियर्स हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि हवाई हमले में होते हैं तो घायल होते हैं, उनको कैसे करना है। मॉक ड्रिल के दौरान इन कर्मचारियों ने कंधे पर यात्री को लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने के गुर भी सीखे। ये तस्वीरें यूपी पुलिस के प्रदेश स्तरीय घुड़सवारी प्रतियोगिता की हैं, जहां यूपी पुलिस के घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में यूपी पुलिस की 23वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 7 रेंज की घुड़सवार पुलिस हिस्सा ले रही है। पुलिस अकेडमी के मैदान पर प्रतियोगिता का शुभारंभ मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने किया। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। पुलिस अकेडमी के डीजी अपर पुलिस महानिदेशक जय नारायण सिंह 10 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन करेंगे। और खास बात यह है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले घुड़सवारों और टीमों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। जहाँ पर हमारा घुड़सवार पुलिस का दस्ता है, वहाँ से सभी जगह से ये आए हुए हैं और इसमें कुल मिला के 11 टीम है और इन्हीं के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस घुड़सवारी प्रतियोगिता में पुलिस अकेडमी की टीम के अलावा बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास के से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने कब्जा कर बनाई गई दुकानों को जमींदोज कर दिया। इसके लिए नगर निगम की एक टीम खुदाई करने वाले मशीन के साथ वहां पहुंची। अचानक हुई कार्रवाई को जब तक दुकान के मालिक समझ पाते, तब तक मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। एक एक कर दुकान के शटर टूटने लगे, जिससे वहां हंगामा मच गया। क्या बनाया तुमने? दुकानों के बाद बारी आई उन मकानों की जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। इनमें कुछ को मशीन के जरिए तोड़ा गया तो कहीं मजदूर हथौड़ा चलाते नजर आए। रोड पे हमने 2-3 है ना, और यहाँ पे हमने करीब 5-6 एक मकान भी जो है तोड़ा ना। बताया गया कि इस कार्रवाई में उन मकानों और दुकानों को भी तोड़ दिया गया जो नक्शे से अलग बनाए गए थे। दरअसल देवास नगर निगम ने जिन दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की, उन्होंने कानूनी तौर पर 30% जगह नहीं छोड़ी थी, जिसके लिए नगर निगम ने कई बार उन्हें नोटिस भेजा और चालान भी किया, लेकिन इसे सुधारने को वो तैयार नहीं थे।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे का असर मध्य प्रदेश की सीमा पर दिखने लगा है। वहां गुजरात से राज्य में दाखिल होने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमा पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही नियमों को न मानने वालों पर पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आया। इसके लिए पुलिस ने सीमा पार कर एमपी में आ रहे लोगों की गाड़ियों को रोका और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सीमा पर टेस्टिंग बूथ बनाया गया, जहां गुजरात से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की गई। यही नहीं, सीमा से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोका गया, जिसमें यात्री बसें भी शामिल रही। इस दौरान कई यात्री मास्क लगाए नहीं दिखे तो प्रशासन के अधिकारी बस चालकों को फटकार लगाते दिखे। आने जाने वालों को परेशानी ना हो और कोरोना का खतरा ना फैले, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी मोर्चा संभालते दिखे। गुजरात से आने वाले बॉर्डर है, जितने 3 बॉर्डर है, उसी प्रकार से ये चांदपुर बॉर्डर है, जिसमें लोगों की चेकिंग की जा रही है जो बाहर से आ रहे हैं। प्रशासन ने सीमा पर ही वैक्सीनेशन का इंतजाम भी किया और उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया था। ये बॉर्डर में चेक, जितने भी यात्री आउट स्टेट से जो आ रहे हैं चेक कर रहे हैं और इसमें अपन रैपिड जांच कर रहे हैं हर पेशेंट को। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने तमाम राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चलने वाली BEST की बसों को हर फेरे के बाद सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया। इसके लिए बस डिपो में पूरी तैयारी नजर आई। वहां एक फेरा पूरा करने के बाद आई बस को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। इसके लिए बाकायदा एक आदमी ने अपनी पीठ पर केमिकल से भरा टैंक लादा और पूरी बस में उसका छिड़काव किया। जो भी बस जो है बस अड्डे पर आती है उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। इस कवायद में बस की सीट और हैंडल के साथ चप्पे चप्पे पर केमिकल छिड़का गया ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। जब भी बस एक ट्रिप पूरा करके आती है तो तभी सैनिटाइज होता है। दरअसल BEST बसों में मुंबई की बड़ी आबादी सफर करती है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बस को हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं, जिसके बाद मुंबई में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक BEST की बसों में सफर करने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज होना जरूरी है। हिमाचल के मंडी में ड्रोन से दवाइयों की सप्लाई और सैंपल्स जुटाने का सफल ट्रायल किया गया। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर मुश्किल हालात वाले पहाड़ी इलाकों में ड्रोन की मदद से दवाएं भेजना और वहां से जांच के लिए सैंपल्स जुटाना आसान हो जाएगा। इसके लिए पहले ट्रायल किया गया और एक ड्रोन ने जांच के लिए सैंपल्स लेकर उड़ान भरी तो धूल का गुबार उठा, जिसे पीछे छोड़ते हुए ड्रोन हवा में ऊपर उठने लगा। आसमान की सैर करता हुआ ड्रोन मंडी के अस्पताल के ऊपर पहुंच गया और फिर जमीन पर उतरता दिखा। ड्रोन के लैंड होते ही उसमें रखा सैंपल निकाल लिया गया और अस्पताल के एक अधिकारी को सौंप दिया गया। ट्रायल के दौरान एक और जगह पर ड्रोन से सैंपल्स भेजे गए। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मंजूरी मिलने के बाद ये ट्रायल शुरू किया। NHM ने एक अप्रूवल हमें दी कि वहाँ से टीम आएंगी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मंडी जिला में ड्रोन ऑपरेशंस के ट्रायल किए जाएं। तो ये टीम पिछले सोमवार से यहाँ पर मंडी में पहुँची है और इन्होंने हर रोज ड्रोन के ट्रायल्स किए हैं। ड्रोन का ट्रायल पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद राज्य में इसकी सेवा। ये तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम जियो स्मार्ट इंडिया 2021 की है। जियो स्मार्ट इंडिया 2021 के दौरान जियो स्पेशल अर्थ रिपोर्ट, इंडियन जियो स्पेशल मार्केट, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करते हुए जियो स्पेशल वर्ल्ड के CEO संजय कुमार ने कहा कि जियो स्पेशल इंडस्ट्री देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम तेजी से कर रही है। सरकार की ओर से इस साल लाई गई जियो स्पेशल नीति की वजह से भी इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें, जियो स्पेशल अर्थ रिपोर्ट को जियो स्पेशल वर्ल्ड और नेशनल थिंक टैंक ने मिलकर तैयार किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में साल 2025 तक जियो स्पेशल बाजार में 12.8% की बढ़ोतरी होगी, यानी ये मार्केट करीब 63,000 करोड़ रुपयों का हो जाएगा। आपको बता दें कि जियो स्पेशल का साधारण मतलब होता है नक्शा बनाना। अब चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए हो या फिर हवा में ड्रोन उड़ाकर हो या फिर जमीन के अंदर किसी राडार की मदद से स्कैनिंग करके हो।
इन नक्शों की बदौलत ही कई तरह के विकास कार्य किए जाते हैं। इसके बदले कृषि, रक्षा, ढांचागत विकास, मौसम, आपदा संबंधी जानकारियाँ आदि भी मिलती हैं। दिल्ली आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी ने जो खास तोहफा दिया था, उसकी वजह से गुजरात के आणंद जिले के खंबात क्षेत्र के लोग गदगद हैं। उनका कहना है कि इस तोहफे से उनके क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया। दरअसल पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को जो खास कटोरा गिफ्ट किया था, पत्थर के वैसे कटोरे खंबात क्षेत्र के कारीगर ही तराशते हैं। दरअसल खंबात अकीक यानी अगेट व्यवसाय के लिए जाना जाता है। यहाँ राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से खास तरह के पत्थर आते हैं और यहाँ के कारीगर उन्हें तराश कर अलग अलग सामान बनाते हैं। कहा जाता है कि खंबात में पत्थर तराश कर सामान बनाने की ये परंपरा 7 से 800 साल पुरानी है। खंबात के अगेती के कच्चे पत्थरों को अलग अलग तरीकों से तराशा जाता है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को जो अगेती कटोरा दिया, वह एक अद्वितीय अगेती है। लक्ष्य भेदने की टिप्स लेने वाले ये खिलाड़ी लेह और लद्दाख के रहने वाले हैं। तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लेह में इन दिनों तीरंदाजी की कोचिंग दी जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कोचिंग में खिलाड़ियों को तीरंदाजी के बेसिक नियम सिखाने के साथ साथ इस खेल से जुड़ी अहम जानकारी दी जा रही है। आर्चरी कोचिंग कैंप रखा गया है जो कि आर्चरी एसोसिएशन लद्दाख और डिग्री कॉलेज ले और खालसे की कोलैबोरेशन में 15 डेज का एक कोचिंग रखा है। कोचिंग दिया था वो बहुत हमारे दूर दराज इलाकों में जो आर्चर हैं, यहाँ के कोचेस हैं, उनको बहुत बेनिफिट है। उस बेसिक पे हम भी इनको ऐसे देने को कोशिश। आपको बता दें, केंद्र सरकार बर्फीले रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध लद्दाख को एक बड़े खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। लेह और कारगिल में खिलाड़ियों के लिए हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसी योजना के तहत यहाँ के बच्चों को तीरंदाजी के गुर सिखाए जा रहे हैं। खास बात ये है कि यहाँ ट्रेनिंग मिलने से खिलाड़ियों के शारीरिक दमखम में बढ़ोतरी होती है और उनका स्टैमिना बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला समेत कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन जो लोग मनाली घूमने आए हैं उन्हें मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बेहद पसंद आ रहा है। खास बात ये है कि भारी बर्फबारी के बाद तापमान में जो गिरावट आई है, उसका असर यहाँ पहुँचे सैलानियों पर नजर नहीं आ रहा। मौसम बदला तो वहाँ मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। ऐसा लगा उन्हें इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार हो, क्योंकि बर्फ की गिरती फुहारों के बीच कई लोग इसका मजा लेने निकल पड़े। कोई एक दूसरे को बर्फ के गोले बनाकर मारता नजर आया, तो कोई स्कीइंग पर हाथ आजमाता दिखा। मस्ती करने में छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ में दोनों सीजन जो भी मौसम रहता है वो देखने को मिला। जब हम आए थोड़ा सा गर्मी थी, तो उसके बाद बरसात भी देखने को मिली। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। पिछले 2 दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियों के छतों पर भी बर्फ की परत जमी नजर आई। मौसम विभाग ने हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। मिस्र के साथ अभ्यास करने के लिए रूस की नौसेना भूमध्य सागर में उतर गई। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस ड्रिल में दोनों देशों की नौसेनाएं अपनी ताकत तो परखेंगी ही, दोनों की कोशिश इस बेहद अहम इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करना भी है। इस युद्धाभ्यास की सामने आई तस्वीरों में दोनों देशों की नौसेनाएं भूमध्य सागर में ऐसे एक्शन में नजर आई कि शांत रहने वाला समंदर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सैनिक तो अपनी निशानेबाजी को धार देते दिखे ही जंगी जहाजों पर फिट गन भी धुआंधार फायरिंग करते नजर आई। हर तरफ ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर मंडराए तो नीचे पानी में रूस और मिस्र के जंगी जहाज तेजी से आगे बढ़ते रहे। बीते कुछ वक्त में रूस और मिस्र की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग काफी बढ़ा है। आपको बता दें, रूस और मिस्र बीते 6 साल से जॉइंट नेवी ड्रिल करते आ रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि पिछले साल ये ड्रिल रूस से लगे काला सागर में हुई थी और इस बार मिस्र के पास भूमध्य सागर में हो रही है, जिसके जरिए दोनों देशों की नौसेनाएं दुश्मन देश के हमले की सूरत में आत्मरक्षा, समंदर में घूमते संदिग्ध जहाजों पर नजर रखना और राहत और बचाव अभियान चलाने की प्रैक्टिस करेंगी।
रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने वहां उत्सव जैसा माहौल बना दिया। इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहां कई लोग अपने घरों से निकल गए और राजधानी मॉस्को के एक इलाके में लगे क्रिसमस मेले में पहुंच गए। आसमान से रुई की तरह गिरती बर्फ के बीच कई लोग झूला झूलकर मजा लेते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, आम दिनों की तरह वहाँ की सड़कों पर चहल पहल दिखी। पार्क हो या रेस्टोरेंट, सभी जगह मौसम के इस बदले मिजाज का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि वहाँ के कई रास्ते बर्फ में समाये जरूर नजर आए। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ऐतिहासिक इमारतें हों या फिर पेड़ पौधे, सभी पर बर्फ का कब्जा जमा हो गया। शहर की रफ्तार को पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाला और रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुट गए। इसके लिए बर्फ काटने और खुदाई करने वाले मशीनों को लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहाँ का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। एक ताकतवर तूफान ने अमेरिका के कई हवाई राज्यों की हालत इतनी खराब कर दी कि वहां के मौसम विभाग ने प्रलय लाने वाली बाढ़ आने का अंदेशा जता दिया। तूफान का असर ये है कि हवा में करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली विकराल हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बीते 48 घंटों में 1 फुट से ज्यादा बारिश हो गई और राजधानी होनोलुलु से भी जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में संकट के काले बादल बिल्कुल साफ मंडराते नजर आए। तूफान के जोर में समंदर भी ऐसा मस्त हुआ कि तस्वीरों में वो एक विशाल जहाज को अपनी लहरों पर नचाता दिखा। इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया और गाड़ियों की आफत आ गई, लेकिन फिर भी बादलों के बरसने पर ब्रेक नहीं लगा। जोरदार बारिश होती रही। हालांकि कुछ लोग मौसम का मजा लेने के लिए समंदर किनारे भी पहुंच गए। वहीं सामने आई एक दूसरी तस्वीर में हवाई राज्य हिम प्रदेश बना दिखा। बात ये है कि अलग अलग टापुओं से मिलकर बना हवाई राज्य अमेरिका के मुख्य हिस्से से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये उससे 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर प्रशांत महासागर में बसा है। वहाँ मचे मौसम के उत्पात को देखते हुए गवर्नर ने इमरजेंसी लगा दी।